हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2012 में आई मूवी डेंजरस इश्क। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक फैशन शो से, जहाँ की टॉप मॉडल है संजना। संजना वहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से सब लोग काफ़ी खुश थे। तो वही संजना को 1 साल के लिए पेरिस जाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जो सुनने के बाद संजना खुश भी थी और अपसेट भी थी, क्योंकि संजना को 1 साल के लिए पेरिस जाना था, लेकिन वो अपने बीएफ रोहन को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोहन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो भी संजना के लिए खुश था, लेकिन वो भी नहीं चाहता था कि संजना उससे दूर जाए। अब रोहन संजना को शादी के लिए प्रपोज करता है और संजना कहती है कि जैसे ही वो पेरिस से वापस आएगी वो दोनों शादी कर लेंगे। जिसके बाद संजना पेरिस जाने के लिए निकलती है कि वो रास्ते में देखती है कि जन्माष्टमी की तैयारी चल रही थी। साथ ही संजना को लग रहा था कि उसे रोहन से दूर नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो वापस आती है और रोहन से कहती है कि वो दोनों अभी शादी करेंगे, जो सुनने के बाद रोहन भी काफी खुश था। अब उस रात संजना वहीं पर रुकती है और दोनों कई सारी बातें करते हैं। दोनों मिलकर अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर ही रहे थे कि तभी वहां पर कुछ गुंडे आते हैं और रोहन को किडनैप करने लगते हैं। जब संजना उसे बचाने की कोशिश करती है तो वो संजना को बेहोश कर देते हैं और रोहन को किडनैप करके ले जाते हैं। जिसके बाद वहां पर एसीपी सिंह आते हैं और इस किडनैपिंग केस को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। यहाँ पर रोहन के पापा भी काफी परेशान हो रहे थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोहन के पापा संजना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उनका कहना था कि संजना का प्रोफेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए वो संजना से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तभी रोहन के पापा को कॉल आता है और वो किडनैपर रोहन के बदले उनसे 500 करोड़ रुपए मांगता है। अब ये सुनने के बाद रोहन के पापा उसे पैसे देने के लिए मान जाते हैं। बस उनकी एक ही कंडीशन थी कि रोहन ठीक होना चाहिए। जिसके बाद एसीपी सिंह रोहन के पापा से कहता है कि वो भले पैसों का बंदोबस्त करे, लेकिन उनके ऊपर भी भरोसा रखे कि वो रोहन को ढूंढेंगे, क्योंकि एसीपी सिंह को लगता था कि पैसे देने के बाद भी किडनैपर रोहन को नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो कहता है कि वो रोहन को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा। तो वही संजना नीतू के घर जाती है और नीतू उसके लिए कॉफी बना रही थी। तभी संजना को कुछ आवाज आने लगती है और वो अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, उसके सामने इकबाल आता है, जो संजना से कहता है कि वो पेपर में क्या लिखा है वो पढ़े। अब वो पेपर उर्दू में था, लेकिन संजना उस पेपर को पढ़ने लगती है। साथ ही इकबाल संजना को गीता कह के बुला रहा था, जिसकी वजह से संजना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो उसे गीता क्यों बुला रहा है। साथ ही इकबाल भी बिल्कुल रोहन की तरह ही दिखता था, जिसकी वजह से संजना को ऐसे ही लग रहा था कि वो रोहन है। अब इससे पहले संजना कुछ सोच पाती नीतू उसे आवाज लगाती है और सब कुछ गायब हो जाता है। जिसके बाद संजना नीतू को बताती है कि वो उर्दू पढ़ सकती है। अब ये सुनने के बाद नीतू उसे कुछ उर्दू पढ़ने के लिए कहती है और संजना उसे पढ़ लेती है, जो देखकर नीतू भी काफी शौक थी, क्योंकि संजना को तो उर्दू नहीं आती थी। लेकिन फिर संजना ने उर्दू कैसे पढ़ा, इसलिए वो संजना को लेकर साइकेट्रिस्ट के पास जाती है ताकि वो इसका पता लगा सके। जब साइकेट्रिस्ट संजना की ये सारी बातें सुनती है तो वो संजना से कहती है कि शायद संजना ने ये सब कुछ अपनी पिछली लाइफ में सीखा होगा और इसलिए संजना को ये सब कुछ अभी याद आ रहा है। अब ये सुनने पर संजना कहती है कि ये सब कुछ उसे अभी ही क्यों याद आ रहा है, जिस पर वो साइकेट्रिस्ट कहती है कि शायद उसका पास्ट उसे कुछ कहना चाहता है। अब ये सुनने पर संजना उसे कहती है कि उसे पूरी स्टोरी जाननी है। जिसके बाद वो साइकेट्रिस्ट अपना काम शुरू कर देती है और संजना को अपना पास्ट याद आने लगता है। तब संजना देखती है कि पिछली लाइफ में उसका नाम था गीता। एक दिन गीता जब अपने घर आती है तो देखती है कि उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था, बस उसकी बड़ी बहन चंदा ही जिंदा थी। एक्चुअली चंदा नीतू का पिछला जन्म था। चंदा गीता को बताती है कि ये सब कुछ उनके अंकल ने करवाया है और अगर वो यहाँ पर आ गए तो वो उन दोनों को भी मार देंगे। जिसके बाद उसके अंकल के लोग वहाँ पर हमला करने लगते हैं, जिससे चंदा और गीता काफी डर गए थे। तभी वहाँ पर गीता का बॉयफ्रेंड इकबाल आता है। एक्चुअली इकबाल एक मुस्लिम है और गीता हिंदू, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इकबाल वहाँ पर अपने दोस्त आरिफ के साथ आया था और वो गीता को वहाँ से बचाकर ले जाने लगता है, लेकिन इसी बीच वो लोग चंदा के ऊपर हमला करते हैं और चंदा की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से गीता काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। अब इकबाल गीता से कहता है कि अगर उसे ठीक रहना है तो उसे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो उसके अंकल के लोग उसे मार देंगे। जिस पर आरिफ कहता है कि वो गीता को सेफली अमृतसर पहुँचा देगा। अब इकबाल भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद आरिफ गीता को एक ट्रक में बिठा देता है जो कि उसे अमृतसर ले जाने वाला था। लेकिन जब गीता उस ट्रक में थी तो उसे समझने लगता है कि शायद अगर वो यहाँ से चली गई तो वो फिर कभी इकबाल से नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो वापस इकबाल के पास जाने लगती है। अब शहर में काफ़ी दंगे हो रहे थे, लेकिन फिर भी गीता इकबाल तक पहुँच ही जाती है
और उसे कहती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। जो सुनने पर इकबाल कहता है कि वो दोनों शादी कर लेंगे, इससे गीता की जान भी बच जाएगी। अब वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर आरिफ आता है और इकबाल पर गुस्सा करने लगता है कि वो एक हिंदू लड़की से शादी कैसे कर सकता है। उसी बात पर उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आरिफ नहीं चाहता था कि गीता और इकबाल की शादी हो, इसलिए वो गीता को यहाँ से दूर भेज रहा था, वो भी अमृतसर नहीं। अब जैसे इस बारे में इकबाल को पता चलता है, वो उसे पीटने लगता है और इसी झगड़े में इकबाल की मौत हो जाती है। अब जैसे ही संजना को ये सारा पास पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। साथ ही उसे आरिफ का चेहरा याद था, इसलिए वो एसीपी के पास उसका स्केच लेकर जाती है और उसे कहती है कि वो इसे ढूंढे, शायद इसी ने रोहन को किडनैप किया है। अब जब एसीपी उसकी पास्ट स्टोरी सुनता है तो वो उसे कहता है कि वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, जिससे संजना काफ़ी परेशान हो जाती है और उसे फिर से अपना पास्ट याद आने लगता है। यानी कि गीता से पहले संजना का एक और जन्म था, जिसमें उसका नाम सलमा था, जो अली से प्यार करती थी। उस जन्म में रोहन का नाम अली था। अब सलमा और अली की शादी तय हो गई थी और अगले हफ्ते उनकी शादी थी, लेकिन अली जंग पर जा रहा था, जो देखकर सलमा काफ़ी उदास थी और वो अली से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस बार जंग पर ना जाए, लेकिन अली कहता है कि वो एक सिपाही है और वो इससे मुकर नहीं सकता, इसलिए अली जंग पर चला जाता है। तो वही अली का दोस्त राशिद उसे वादा करता है कि वो अली को कुछ भी होने नहीं देगा, जिसके बाद सलमा अली का इंतजार करने लगती है और कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि फौज वापस आ रही है। जिसके बाद सलमा अली को मिलने के लिए जाती है तो अली वहाँ पर नहीं था। राशिद उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि वो अली को बचा नहीं पाया, जो सुनने के बाद सलमा का दिल पूरी तरह से टूट गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या करे। जिसके बाद राशिद उससे मिलने आता है और उससे कहता है कि वो जानता है कि अली ने सलमा से वादा किया था कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन अली तो अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, इसलिए उसका दोस्त होने के नाते वो उसका वादा पूरा करेगा। लेकिन ये सुनने के बाद सलमा उसे कोई भी जवाब नहीं देती। अब दूसरे दिन जब सलमा कुछ काम कर रही थी, तभी वहाँ की फेमस तवाइफ उससे मिलने आती है, जो कि सलमा को बताती है कि राशिद उसके पास अक्सर आया करता है। कल रात भी वो शराब के नशे में आया था और वो उससे कह रहा था कि अब सलमा को उससे कोई भी दूर नहीं कर सकता। उसने अली को बंद करके रखा है और सलमा से ये कहा है कि अली की मौत हो चुकी है, इसलिए अब सलमा को ना चाहते हुए भी उससे शादी करनी पड़ेगी। अब ये सुनने के बाद सलमा काफ़ी शौक थी कि राशिद ने उसे पाने के लिए अली के साथ इतना बड़ा धोखा किया था। जिसके बाद सलमा तवाइफ से पूछती है कि आखिर अली कहाँ पर है, जिस पर वो कहती है कि अगर उसे अली के बारे में और जानना है तो वो रात को छुप कर राशिद के घर जाए। जिसके बाद सलमा वैसा ही करती है और वो छुप कर राशिद के घर चली जाती है। तो वो देखती है कि राशिद किसी के साथ बात कर रहा था और उससे कह रहा था कि वो बस अली को बंद करके जिंदा रखे, वो उसे मारे नहीं। जो सुनकर सलमा काफ़ी शौक थी। जिसके बाद वो आदमी वहाँ से जाने लगता है तो सलमा उसके पीछे पीछे आती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो प्लीज़ अली को छोड़ दे। अब वो आदमी जब अपना चेहरा दिखाता है तो वो देखकर सलमा काफ़ी शौक थी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि अली का भाई था, जो अली पर गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसका कहना था कि अली की वजह से हमेशा उसका हक मारा गया है। अब जब ये सब कुछ संजना को याद आता है तो वो तुरंत एसीपी के पास जाती है और उससे कहती है कि रोहन के किडनैपिंग में रोहन के छोटे भाई का भी हाथ है। अब एसीपी पहले तो उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन संजना के काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। जिसके बाद हम रोहन के छोटे भाई और उसके पापा को देखते हैं, जो पैसे लेकर किडनैपर को देने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में रोहन के छोटे भाई को किडनैपर का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि वो लोकेशन चेंज करे और दूसरी जगह पर आ जाए। जिसके बाद रोहन के पापा और जब रोहन वहाँ पर पैसे लेकर आते हैं तो एसीपी रोहन के भाई को पीटने लगता है। अब ये देखकर रोहन के पापा भी काफ़ी शौक थे। जिसके बाद एसीपी उसे कॉल रिकॉर्डिंग सुना देता है, जिसमें रोहन का भाई किडनैपर से बात कर रहा था और यहाँ पर रोहन के पापा को क्लियर हो जाता है कि उनका छोटा बेटा किडनैपर के साथ मिला हुआ है और वो अपने छोटे बेटे से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। जिसके बाद संजना रोहन के छोटे भाई से पूछने लगती है कि आखिर रोहन को कहाँ रखा है। जिसके बाद वो उन्हें एड्रेस देता है और संजना एसीपी के साथ उस लोकेशन पर चली जाती है। वो वहाँ पर रोहन को ढूंढ रहे थे और उन्हें रोहन मिल भी जाता है, लेकिन रोहन को बॉम्ब लगाया गया था, जो देखकर संजना काफ़ी डर जाती है और बॉम्ब निकालने की कोशिश करने लगती है। लेकिन रोहन संजना से कहता है कि वो यहाँ से दूर चली जाए क्योंकि ये बॉम्ब फट सकता है। अब संजना उसकी बात नहीं सुन रही थी, इसलिए रोहन एसीपी से कहता है कि वो संजना को बाहर लेकर आए। जिसके बाद एसीपी ज़बरदस्ती संजना को बाहर लाता है और वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से रोहन की मौत हो जाती है। अब संजना काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी। जिसके बाद रोहन का अंतिम संस्कार होता है और संजना अपने घर आती है। घर आने के बाद उसे फिर से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है
और यहाँ पर हमें पता चलता है कि गीता और सलमा से पहले संजना का एक और जन्म था जिसमें उसका नाम पारो था और वो एक राजपूत रानी की दासी थी। उस जन्म में रोहन का नाम राज था और पारो राज से प्यार करती थी, लेकिन वहाँ का जो कमांडर दुर्रम सिंह था उसे भी पारो से प्यार हो गया था और वो हर हाल में पारो को पाना चाहता था। इसलिए वो पारो को धमकाता है कि वो चुपचाप उसके पास आए, लेकिन पारो उसकी धमकियों से नहीं डरती। जिसके बाद दुर्रम सिंह को पता चल जाता है कि पारो राज से प्यार करती है, तो वही पारो भी राज को बताती है कि दुर्रम उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। जो सुनने के बाद राज उसे कहता है कि वो दोनों जल्दी शादी कर लेंगे, जिसके बाद दुर्रम उसे परेशान नहीं कर पाएगा। अब ये सब कुछ दुर्रम को पता चल जाता है और वो राज को फंसाकर अरेस्ट कर लेता है, जिससे पारो काफ़ी घबरा जाती है और वो दुर्रम से रिक्वेस्ट करती है कि वो राज को छोड़ दे। जिस पर दुर्रम उसे कहता है कि अगर वो राज को चाहती है तो उसे दुर्रम के पास एक रात के लिए आना होगा, तभी वो राज को छोड़ देगा। जो सुनने के बाद पारो काफ़ी परेशान हो जाती है, जिसके बाद पारो रानी के पास जाती है और उन्हें ये सब कुछ बताती है। पारो कहती है कि अगर वो दुर्रम के पास नहीं गई तो वो राज को मार देगा और उसके बाद पारो भी जिंदा नहीं रह पाएगी, और अगर वो दुर्रम के पास गई तो अगले दिन ही वो खुद को खत्म कर लेगी। अब ये सब सुनने पर रानी, जो कि श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है, वो पारो से कहती है कि शरीर को खत्म किया जा सकता है लेकिन आत्मा हमेशा अमर होती है, और पारो राज को सच्चा प्यार करती है तो वो दोनों कभी भी अलग नहीं हो पाएंगे। जिसके बाद हम पारो को देखते हैं जो दुर्रम के पास जाती है। दुर्रम उसे देखकर काफी खुश होता है, लेकिन पारो उसे कहती है कि दुर्रम उसे इस जन्म में तो क्या अगले किसी भी जन्म में पा नहीं सकेगा। ये बोलकर पारो वहां पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद दुर्रम को पता चलता है कि पारो ने पॉइजन खा लिया था, इसलिए वो तुरंत उसे एक तांत्रिक के पास लेकर जाता है और उससे कहने लगता है कि वो पारो को बचा ले। अब जैसे ही वो पारो को लेकर अंदर जाता है, वहाँ की मटकियाँ टूटने लगती है, जो देखकर वो तांत्रिक समझ जाती है कि पारो पर भगवान का आशीर्वाद है। जिसके बाद वो अपने पानी में देखने लगती है कि आखिर पारो ने क्या किया है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पारो ने जब रानी को ये सब कुछ बताया था तो रानी ने पारो से कहा था कि वो श्री कृष्ण से प्रे करेगी कि पारो और राज हमेशा साथ रहे, हर जन्म में उनका साथ अटूट हो, और अगर किसी जन्म में पारो या राज में से किसी को कुछ हो गया तो दूसरे की भी मौत हो जाएगी और वो दोनों फिर से एक नया जन्म लेकर फिर से साथ आ जाएंगे। अब ये सब सुनने के बाद दुर्रम तांत्रिक से कहता है कि वो कुछ ऐसा करे ताकि वो अगले जन्म में जाकर भी पारो को पा सके और उसे हमेशा के लिए अपने पास का सब कुछ याद रहे। जिसके बाद वो तांत्रिक उस दुर्रम के ऊपर एक निशान बनाती है ताकि अगली लाइफ में दुर्रम को अपनी पास्ट लाइफ याद आ सके। जिसके बाद वो दुर्रम से कहती है कि जब जब इन दोनों का जन्म होगा तब तक दुर्रम का भी जन्म होगा और वो इनके आसपास ही रहेगा और इस तरह से वो पारो को पा सकेगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर संजना समझ चुकी थी कि अगर रोहन मर गया है यानी कि वो भी मर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि रोहन जिंदा है। इसलिए संजना नीतू को जाकर बताती है, जिसके बाद वो दोनों एसीपी से जाकर बात करते हैं और उसे कहते हैं कि रोहन जिंदा है, इसलिए उन्हें वापस वहां पर जाना होगा जहां पर वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। अब एसीपी पहले तो इसके लिए नहीं मान रहा था, लेकिन संजना कहती है कि अगर रोहन मरा होता तो उसकी बॉडी उन्हें मिलती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब ये सब सुनने के बाद एसीपी उसके साथ आने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो लोग उस बिल्डिंग में जाते हैं और रोहन को ढूंढने लगते हैं। तभी संजना के ऊपर एक आदमी हमला करता है और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। जब संजना को वो लोग हॉस्पिटल लेकर आते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि संजना की मौत हो चुकी है। जो सुनने के बाद नीतू काफ़ी रोने लगती है। तो वही हम किडनैपर को देखते हैं जो रोहन के सामने आता है और अपने साथियों से कहता है कि वो रोहन को छोड़ दे, क्योंकि जिसके लिए उसने रोहन को किडनैप किया था उसकी मौत हो चुकी है। तभी वहाँ पर संजना आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोहन को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि एसीपी है। एक्चुअली एसीपी ही पिछले जन्म में दुर्रम सिंह था। वो हर बार कभी आरिफ बनकर तो कभी राशिद बनकर जन्म ले रहा था ताकि वो पारो को पा सके, लेकिन संजना कहती है कि ना पहले उसका प्लान कामयाब हुआ था और ना अब होगा। ये बोलकर संजना एसीपी को शूट कर देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब दुर्रम सिंह उस तांत्रिक के साथ बात कर रहा था तभी पारो जिंदा थी और उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। तब तांत्रिक ने दुर्रम सिंह से कहा था कि अगर किसी जन्म में दुर्रम सिंह की मौत पारो और राज से पहले हो जाएगी तो उसके बाद फिर किसी भी जन्म में दुर्रम सिंह को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में याद नहीं रहेगा और वो पारो और राज को जुदा नहीं कर पाएगा। और अब संजना ने फाइनली एसीपी को मार दिया था, इसलिए अब वो वापस किसी भी जन्म में उन्हें परेशान नहीं कर सकता था। जिसके बाद संजना और रोहन फाइनली एक हो जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी डेंजरस इश्क मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।